नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन काफ़ी उपयोगी रहेगा आपके लिए साथियों। इस सेशन में जनरल साइंस के जो महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन है साथियों वो देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों जो एनसीईआरटी की पुस्तक है 6 से लेकर 10 की उसमें से तैयार किए गए हैं। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन है उसको ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं होता है। ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो आंसर होगा जीवाश्म ईंधन है वो नहीं है। आगे है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो आंसर होगा 1687 में साथियों इसको प्रकाशित कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि यांत्रिक ऊर्जा शून्य है तो गतिज ऊर्जा व स्थित ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा धनात्मक होगी और स्थित ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यदि यांत्रिक ऊर्जा शून्य है तो गतिज ऊर्जा व स्थित ऊर्जा क्या होगी, तो साथियों इंपॉर्टेंट है। तो गतिज ऊर्जा है वो तो धनात्मक होगी, क्या होगी, धनात्मक होगी। और जो स्थित ऊर्जा है वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है सरल आवर्त गति करता हुआ प्रत्येक पिंड यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। यानी सरल आवर्त गति करता हुआ प्रत्येक पिंड क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है सरल आवर्त गति करता हुआ जो प्रत्येक पिंड होता है वह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, पूछा जा सकता है। आगे है, जब चलती हुई कार में ड्राइवर ब्रेक लगाकर कार की गति को कम या रोकता है तो बल व विस्थापन के बीच का जो कोण है वो 180 डिग्री का हो जाता है साथियों, पूछा जा सकता है। कितने का हो जाता है, 180 डिग्री का हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा होती है। बंदूक से जो दागी गई गोली है उसमें ऊर्जा होती है उसके वेग व द्रव्यमान के कारण। किसके कारण होती है, उसके वेग व द्रव्यमान के कारण होती है। नहीं, बंदूक से जो दागी गई गोली होती है उसमें ऊर्जा होती है, तो आंसर है उसके वेग व द्रव्यमान के कारण होती है। आगे है, बांध के संग्रह जल में स्थित ऊर्जा होती है। यानी जो बांध के अंदर संग्रहित जल होता है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो कौन सी स्थित ऊर्जा होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अदीप्त वस्तु नहीं है, तो सूर्य है जो अदीप्त वस्तु नहीं है, क्या होगा, सूर्य है जो अदीप्त वस्तु नहीं है। आगे है, सामान्य छाया तब बनती है जब प्रकाश पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी हो। प्रकाश पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी हो तब क्या होगा, सामान्य छाया तब बनती है जब प्रकाश पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु है जो रखी हुई होती है तब। आगे बढ़ेंगे। किस कारण छायादार पेड़ के नीचे व कमरे के अंदर प्रकाश प्राप्त होता है, तो विसरित परावर्तन के कारण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कि किस कारण छायादार पेड़ के नीचे वह जो कमरा होता है उसके अंदर प्रकाश प्राप्त होता है, तो आंसर है विसरित परावर्तन के कारण प्राप्त होता है। आगे है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो आंसर है अनंत। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है साथियों वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आंसर होगा अनंत। यदि दो समतल दर्पणों के मध्य का कोण 0 डिग्री हो तो इन दर्पणों के मध्य रखी वस्तु कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आंसर होगा अनंत प्रतिबिंब में बनेंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि दो समतल दर्पणों के मध्य अगर कोण 0 डिग्री का है तो साथियों इन दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंगों का सही विकल्प होगा लाल, नीला और हरा। क्या होगा, लाल होगा और नीला होगा और हरा होगा। प्राथमिक रंगों का सही क्रम क्या होगा, लाल, नीला और हरा। आगे है, सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग का होता है, तो बैंगनी का होता है। सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग का होता है, तो आंसर है बैंगनी रंग का होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंख, कान, नाक के डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार का दर्पण काम में लिया जाता है, तो आंसर है अवतल दर्पण। आंख, कान, नाक के डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार के
दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, और आप किस लेंस का उपयोग करने की सलाह देंगे? यानी आपसे पूछा जाए कि आप किस लेंस की उपयोग करने की सलाह देंगे, तो आंसर होगा अवतल लेंस की सलाह देंगे। यानी कोई व्यक्ति है वो दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, तो आप उसे किस लेंस का उपयोग करने की सलाह देंगे? तो आंसर होगा अवतल लेंस की। अगला क्वेश्चन है, कौन से दर्पण में वृत्त क्षेत्र दिखेगा? तो आंसर है उत्तल दर्पण में साथियों वृत्त क्षेत्र देखने को मिलेगा। कौन से दर्पण में वृत्त क्षेत्र दिखेगा? तो आंसर है उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में दिखेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। किसमें? उत्तल दर्पण में। एक दर्पण की फोकस दूरी प्लस 60 सेमी है, तो यह है उत्तल दर्पण। यानी एक दर्पण है उसकी फोकस दूरी प्लस में 50 या 60 सेमी है, कुछ भी मान लीजिएगा, यहाँ पर 60 लिखा है तो 60 ही मानिएगा। एक दर्पण की फोकस दूरी 60 सेमी है, तो यह होगा, तो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। आगे है, एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, तो आंसर है आभासी व सीधा। एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, तो आंसर है आभासी व सीधा बनेगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे साथियों। आगे है, किसी भी दर्पण के लिए बिंब की दूरी हमेशा होती है। किसी भी दर्पण के लिए बिंब की दूरी हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसी भी दर्पण के लिए जो बिंब की दूरी है वो हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी। आगे है, जब प्रतिबिंब मुख्य एक्स के नीचे की ओर बनता है, तो इसका अर्थ है प्रतिबिंब उल्टा बनता है। इसका अर्थ क्या होगा? प्रतिबिंब है जो क्या होगा? उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तल दर्पण यदि वस्तु अनंत पर रखी है, यानी उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे फोकस पर अत्यधिक छोटा। दर्पण के पीछे फोकस पर अत्यधिक छोटा बनेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के लिए जो वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तब प्रतिबिंब बनेगा, तो आंसर है लेंस के उसी तरफ जिधर बिंब है आभासी व सीधा वस्तु से बड़ा। यानी उत्तल लेंस के लिए जो वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के उसी तरफ जिधर बिंब है आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, और वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। आगे है, उत्तल लेंस के लिए जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस अप टू पर बिंदुवत वास्तविक व उल्टा बनेगा। आगे है, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है विद्युत धारा उत्पन्न करना होगा। यानी आपसे पूछा गया है साथियों कि एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है एक विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा। तो साथियों, ये 25 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जनरल साइंस के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन फ्यूचर नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।